तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य और सर्प से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा, जो कि मनुष्य और सर्प का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जब एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग स्पष्ट रूप से सही सही उत्तर दे पाएं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं और एक अच्छा कोचिंग ना पाने के कारण उनका जो मार्क्स है वो कम हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो जो है अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। मनुष्य और सर्प का जो एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है जो मैंने बना दिया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग उस कविता की व्याख्या को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग मनुष्य और सर्प से संबंधित जो व्याख्या मूलक प्रश्न है उसको आप लोग समाधान कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो मनुष्य और सर्प है इसके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा हुआ है मनुष्य और सर्प कविता के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये तो सबको पता है, एकदम आसान सवाल कि मनुष्य और सर्प कविता के जो रचनाकार है वो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है मनुष्य और सर्प दिनकर जी की किस मूल रचना का अंश है। मूल रचना मतलब इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था मूल रचना मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा टॉपिक होता है उसी में से छोटा सा अंश हम लोग किताब में पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो मनुष्य और सर्प जो है ये आप लोगों को रश्मि रथी जो कि दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, ठीक है, उसमें से ये एक अंश लिया गया है जिसका नाम है मनुष्य और सर्प, जो कि अश्वसेन और कर्ण के बीच जो संवाद है उस पर ही है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये तो सबको ही जानता होगा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। तो कौरव कौन थे, तो कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो अपने आप को कौरव कहते थे। और पांडव कौन थे, जो पांडु के पुत्र थे, ये पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे। ठीक है, जो कौरवों के पिता थे उनका नाम था धृतराष्ट्र और जो पांडवों के पिता थे उनका नाम था पांडु। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो पांडु और धृतराष्ट्र थे वो किसके पुत्र थे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है मनुष्य और सर्प कविता में दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है। मैंने मनुष्य और सर्प कविता में किस दृष्टिकोण का वर्णन हुआ है, यह है मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखिएगा मनुष्य और सर्प जो कविता है उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आंसर होगा 1908 ईस्वी में मुंगेर के समरिया गांव में। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है वो मुंगेर के समरिया गांव में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से इसको याद रखिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से परीक्षा में पूछे जाने पर अच्छे तरीके से इसका उत्तर दे पाओ। अगला क्वेश्चन है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ यानी निधन कब हुआ, तो वह 1974 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी किस काल के कवि हैं। ठीक है, वो होगा छायाउत्तर काल। ठीक है, छायावादोत्तर काल, याद रखिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हम लोग से, किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ एवं पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका उत्तर होगा उर्वशी। ठीक है, क्वेश्चन घुमाकर ही पूछ सकता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो वो होगा हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, और इसी उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
मुझे आशा है कि आप लोग स्पष्ट रूप से सभी सवालों को समझ रहे होंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि दिनकर जी को भूदेव स्वर्ण पदक जो है किस लिए मिला था। तो हिंदी में सर्वाधिक अंक पाने के लिए इनको जो है भूदेव स्वर्ण पदक दिया गया था। जब वो अपने प्रारंभिक शिक्षा में थे तो उन्होंने हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे, इसीलिए इनको जो है भूदेव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल कि महाभारत का जो युद्ध है किस मैदान पर लड़ा गया था। यह है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो है उस पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आप मुझे बताइएगा कि कुरुक्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य और सर्प कविता में अर्जुन का पूर्व शत्रु कौन है। ठीक है, अर्जुन का पूर्व शत्रु कौन है, तो वो है अश्वसेन नामक सर्प। ठीक है, अब ये अश्वसेन नामक सर्प जो है ये अर्जुन का पूर्व शत्रु कैसे हो गया। तो अर्जुन का पूर्व शत्रु वो इस प्रकार है, जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ तो जो खांडव प्रस्थ था जिसे पांडवों ने जो है इंद्रप्रस्थ बनाया था, ठीक है, तो उस खांडव प्रस्थ में अश्वसेन नामक सर्प रहा करता था। ठीक है, तो उस वन को क्योंकि अर्जुन और उनके पांचों भाइयों ने मिलकर साफ किया था और सारे नागों को जो है मतलब भगा दिया था वहां से, इसलिए अश्वसेन जो था वो अर्जुन का शत्रु बन गया था। ठीक है, जिसका फायदा महाभारत के युद्ध में जो कौरव है लेना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुटिल आग का क्या अर्थ होता है। जो कुटिल आग है उसका क्या अर्थ होता है, मानव के छल को। मतलब कुटिल आग किसे कहा गया है, यहाँ अगर पूछ सकता है कुटिल आग क्या है, तो वह है मानव के द्वारा किया गया छल। ठीक है, महाभारत के युद्ध में देखा गया है कि बार बार जो है कौरवों के द्वारा कुछ छल किए गए हैं। ठीक है, पांडवों को हराने के लिए, तो वही जो कुटिल आग है वो मानव द्वारा किया गया छल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर सवाल देखिए, महाभारत में पार्थ किसे कहा गया है। पार्थ कहा गया है अर्जुन को। ठीक है, कृष्ण देखिएगा बार बार पार्थ कहकर कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, तो पार्थ जो है वो कौन है, अर्जुन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वसेन कौन है। अश्वसेन जो है वो सांप है। ठीक है, सांपों का राजा भी लिख सकते हैं या फिर सांप है लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वसेन किस वंश का था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अश्वसेन जो है वो नाग वंश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य और सर्प के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा मनुष्य और सर्प के माध्यम से कवि सत्य कर्म का संदेश दिया है। कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से सत्य कर्म का संदेश दिया है कि व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, सही कर्म करना चाहिए। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना चाहिए। रश्मि रति का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो रश्मि रति का जो प्रयोग है वो कर्ण के लिए किया गया है। कर्ण के द्वारा किए गए बलिदान और कर्ण की जो मेधावी प्रतिभा थी उसको दिनकर जी ने रश्मि रति के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्ण के तर्कस में कौन छिपा था, तो कर्ण के तर्कस में भाई साहब अश्वसेन नामक सांप छिपा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण किससे मिलकर है ना अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं था। कर्ण जो था वो किससे मिलकर अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहता था, तो वो है सांपों से मिलकर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सांपों से मिलकर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों से यहाँ कभी लिखा गया, यहाँ पर होगा कवि। ठीक है, गलती से कभी लिखा गया है, यहाँ पर होगा कवि। कवि का अभिप्राय क्या है, दोनों से किसका अभिप्राय, दोनों का मतलब है अर्जुन और कर्ण, कर्ण और अर्जुन। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है श्रेष्ठ द्विपद, है ना। श्रेष्ठ द्विपद का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मानव। श्रेष्ठ द्विपद का अर्थ क्या होता है, मानव। जिसके 4 पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, चतुष्पद। चतुष्पद कौन होता है, जानवर। ठीक है, द्विपद है मानव, चतुष्पद है जानवर। अगला ऐसे घोड़ा, हाथी एक्सेट्रा। मनुष्य और सर्प कविता की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि मतलब क्या सोचकर ये कविता लिखा गया है, तो वो है महाभारत का युद्ध। ठीक है, महाभारत का युद्ध पे ये घटना आधारित है और इसी को हम कवि ने जो है मनुष्य सर्प कविता में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य सर्प कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो वो है वीर रस।
ठीक है, ये पूरी की पूरी कविता वीर रस प्रधान है। रश्मि रति जो है वो वीर रस प्रधान कविता है, तो इसमें भी वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे? आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय के वो कुलपति रह चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण को राधे, है ना, कर्ण को राधे क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्ण जो है, कर्ण का पालन पोषण राधा नामक महिला ने किया था, इसलिए कर्ण को राधे नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो कर्ण है वो किसका पुत्र था? वो कुंती का पुत्र था। ठीक है ना, विवाह से पहले कुंती जो थी वो गर्भवती हुई थी, क्योंकि कुंती को एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देव से जब है वरदान मांगेगी तो उसके रूप में उसको एक पुत्र प्राप्त होगा। अवस्था में थी यानी कुंवारी थी, उस समय उन्होंने गलती से इस विद्या को प्राप्त जब किया था तो उन्होंने भगवान सूर्य को याद किया था, तो उनसे एक मेघावी पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था कर्ण। ठीक है, जिसको उन्होंने गंगा में बहा दिया था, और गंगा में बहाने के बाद अधिरथ नाम का जो था एक व्यक्ति जो कि सारथी था, ठीक है, उसका सारथी किसे कहते हैं? सारथी जो होता है जो आपका रथ हाँकता है ना, उसी को सारथी कहा जाता है। ठीक है, तो अधिरथ नाम के सारथी इसको देखते हैं और वो इसको उठाकर ले जाते हैं। तो जो राधा नाम की उनकी पत्नी का, अधिरथ की पत्नी का नाम होता है राधा। ठीक है, राधा जो है वो कर्ण का पालन पोषण करती है, इसीलिए उनका नाम जो है राधा नाम से वो जाने जाते हैं। मुझे आशा है कि महाभारत की छोटी सी घटना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, प्रतिक्षण किसका गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था? आंसर होगा अर्जुन और कर्ण के युद्ध का गर्जन गूंज रहा था। मतलब जब अर्जुन और कर्ण जो थे वो एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते थे, तो जब बाण आपस में टकराते थे तो इतना जोर गर्जन होता था कि ऐसा लगता था कि मानो पूरा कुरुक्षेत्र ही गूंज गया हो। ठीक है, तो वो अर्जुन और कर्ण के युद्ध का गर्जन सुनाई दे रहा था। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, अपने शत्रु को पराजित करने के लिए दूसरों की सहायता कौन लोग लेते हैं? ठीक है, वे कौन लोग हैं जो अपने शत्रु को पराजित करने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं? तो वो है नीच और पापी कपटी लोग, नीच पापी कपटी लोग। मतलब कहने का मतलब है कि कर्ण के अनुसार वे लोग जो वे नीच और पापी होते हैं जो अपने समान शत्रु को हराने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण की सहायता कौन करना चाहता था और क्यों? ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, कर्ण की सहायता कौन करना चाहता था और क्यों करना चाहता था? तो इसका आंसर होगा कर्ण की सहायता जो है, कर्ण की सहायता से अश्वसेन नामक सर्प करना चाहता था। ठीक है, कर्ण की सहायता यहाँ से नहीं होगा, कर्ण की सहायता अश्वसेन नामक सर्प करना चाहता था ताकि वह अपना पुराना बदला, अर्जुन नहीं होगा यहाँ पर, होगा अर्जुन। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन होगा, अर्जुन से ले सके। ठीक है, यहाँ पर आप दो चीज ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर अर्जुन होगा और यहाँ पर सेन नहीं होगा। ठीक है, कर्ण की सहायता और अश्वसेन नामक सर्प करना चाहता था ताकि वह अपना पुराना बदला अर्जुन से ले सके। ठीक है, मैंने बताया था उसका कौन सा बदला था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, किसका सुहाग जल रहा है और क्यों? तो आंसर होगा इसका पृथ्वी का सुहाग जल रहा है, क्योंकि महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। ये ज़्यादातर एसक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल देखिए, लिखा है, मनुष्य और सर्प कविता का मूल भाव क्या है? ठीक है, तो इसका मूल भाव हम लोग लिखेंगे कि कविता का मूल भाव यह है कि शत्रुता कभी भी शाश्वत नहीं होती। शाश्वत का मतलब होता है जन्म भर के लिए। ठीक है, कोई भी शत्रुता हो वो हमेशा के लिए नहीं रहती। मतलब कोई भी जीवन है, हमको जीवन जो मिला है वो एक ही जन्म के लिए मिला है। इस जन्म में हमें अपना कर्म करना है और कर्म करने के पश्चात हम लोग सभी इस मृत्यु लोक को छोड़कर प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी जो शत्रुता है वो शाश्वत नहीं होती। इस जन्म में जो आपका शत्रु है अगले जन्म में वो क्या होगा आपको खुद पता नहीं है। ठीक है, तो वही जो है कर्ण जो है अश्वसेन से समझाता है कि जो कोई भी शत्रुता है वो केवल इसी जन्म पर है, यह मानवता के लिए अभिशाप है। क्या, कौन सा अभिशाप है? तो जो शत्रुता है वो मानवता के लिए अभिशाप है। इससे
किसी की समस्या का समाधान नहीं होता। मतलब समस्या का समाधान नहीं होता मतलब शत्रुता करने से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यही इस कविता का मूल भाव बतलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये 31 नंबर क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं हम लोग कर लेंगे। ये है कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है एसक्यू के लिए। कर्ण जो है अश्वसेन से सहायता क्यों नहीं लेना चाहता, तो क्योंकि एक सर्प का सहायता लेकर वह अपने चरित्र को कलंकित नहीं करना चाहता था। ठीक है, जो कर्ण था वो एक सर्प की सहायता लेकर अपने चरित्र को कलंकित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अश्वसेन की सहायता नहीं लेना चाहता है। ठीक है, मुझे आशा है कि इस प्रकार जितने भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराए उसे आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा। मुझे आशा है कि जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे, 10th का एग्ज़ाम दोगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मैं दावा देता हूँ। ठीक है, इसी से घुमा फिराकर सवाल आपके पूछे जाएंगे। आप लोग स्पष्ट रूप से मेरे दोनों वीडियोस को, जिसमें मैंने इस कविता की व्याख्या किया है और इस वीडियो में जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, यदि आप लोग दोनों ही अच्छे तरीके से देखते हैं तो मैं 100% श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी सवाल मिस नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।